हाँ जी बेटा, तो हमने स्टार्ट कर दी थी एनिमल की क्लासिफिकेशन, है ना। कि जब हम विटकर की बात करें, एक्चुअल में जो क्लासिफिकेशन दी थी वो किसने दी थी? आर.एच. विटकर ने दी थी, जो कि एक अमेरिकन टैक्सोनोमिस्ट है। उन्होंने क्या किया था कि जब किंगडम क्लासिफिकेशन की थी, हम कर रहे हैं लास्ट एनिमेलिया, मोनेरा कर लिया, प्रोटिस्टा कर लिया, प्लांटी हो गई, फंगी हो गई, और अब एनिमेलिया को हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, जब एक सिंपल सी आउटलाइन की बात करते हैं ना, कि उन्होंने जो एनिमल किंगडम था उसको किस तरह कैटेगराइज किया। फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है कि जो एनिमल किंगडम होता है, देखो जो हमने उसके लेवल किए थे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर होते हैं, सिमेट्री, सिलोम के बेस पे, इस तरह उन्होंने क्या किया था इसकी कैटेगराइजेशन। एक तो हमने 9th क्लास में नॉर्मल सी पढ़ी कि एनिमल किंगडम दो में होता है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, लेकिन अब हम +1 में इसको करेंगे कंप्लीट डिटेल में। कैसे बेटा? कि सबसे पहले उसने क्या बताया कि जो एनिमल्स रहते हैं हम उनको किस बेस पे डिवाइड करेंगे? उनके लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो सेल के हैं, टिश्यू के हैं, या किसी और चीज के बने हुए हैं। तो उन्होंने दो क्लासिफिकेशन ली, वो एनिमल्स जिसमें सिर्फ सेल्स रहती हैं, वो जिसमें टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। तो देखो सेलुलर लेवल जिसमें सिर्फ सेल है, उसमें सिर्फ एक फाइलम आता है, पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल्स। लेकिन देखो बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, टिश्यू भी ले लिया, ऑर्गन भी ले लिया, और ऑर्गन सिस्टम भी ले लिया। तो अब उन्होंने क्या किया, इन एनिमल्स को डिवाइड किया उनकी सिमेट्री के बेस पे। सिमेट्री कौन कौन सी हमें पता है, दो टाइप की होती है, तो रेडियल किसी भी एंगल से काटो इक्वल कटते हैं, बाइलेटरल सिर्फ एक एक्सिस पे कट होते हैं। तो जो रेडियल सिमेट्री होती है उसमें दो फाइलम रखे, नाइडेरिया जिनको कि हम बोलते हैं सिलेंट्रेट, है ना। हाइड्रा का डायग्राम बनाया था, याद है? हाइड्रा जो रहता है वो किस में आता है? सिलेंट्रेट में आता है। और दूसरा जो उन्होंने लिया वो लिया टीनोफोरा, कॉम्ब जेली, जैसे हमारी कंघी होती है ना, उसके ऊपर जो टिथ रहती है, सेम ऐसा ही एक फाइलम होता है, इसी के जैसे दिखाई देता है, विच इज नोन एज द टीनोफेरा। समझे कि जो रेडियल सिमेट्री है वो किस में मिलती है? सिलेंट्रेट और टीनोफेरा में। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री सभी में मिलती है। तो उसके बाद एनिमल्स को डिवाइड किया गया सिलोम के बेस पे, एसिलोमेट यानी कि जिनकी बॉडी में कोई कैविटी नहीं होती, फाल्स कैविटी वाले और ट्रू कैविटी वाले। तो एसिलोमेट में हम रखते हैं किसको? प्लेटी हेलमिन्थ। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिन्थ का मतलब वॉर्म्स, जिसमें फ्लैट वॉर्म्स आते हैं। फाल्स सिलोम मतलब स्यूडोसिलोमेट, और इसमें हम किसको रखेंगे? एस्कल हेलमिन्थ, यानी कि जिसमें राउंड वॉर्म्स वगैरह आ जाएंगे। और ट्रू सिलोम, बाकी का अब जितना भी एनिमल किंगडम बच गया उसमें सारे आ जाते हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। ये है इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर एक छोटी सी बनाई ना तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते। देखो ये तो है कोर्डेट और इकाइनोडर्मेटा तक, ठीक है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थ, एस्केलहेलमिन्थ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, जिसमें कि स्टारफिश आ जाती है। जो इतने फाइलम होते हैं ये होते हैं नॉन कोर्डेट, यानी कि ये नॉन कोर्डेट जिसमें नोटोकोड नहीं होती, और ये कोर्डेट जिसमें हम पढ़ेंगे फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स को। और वो वाला ग्रुप जिसमें दोनों के कैरेक्टर है, हेमीकोर्डेट, आधे कोर्डेट और आधे नॉन कोर्डेट। लेकिन अगर हमने ये वाला सिस्टम यहीं पे पढ़ लिया ना तो हम आगे चल के कुछ भी नहीं करेंगे। देखो आपको जो एनिमल किंगडम याद करना है बस यही करना है कि भाई मान लो पोरीफेरा में कौन कौन एग्जाम्पल है, सेल होती है, ठीक है, उनके एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है, अगर किसी की लार्वल फॉर्म है तो उसकी लार्वल फॉर्म का क्या नाम है, और यही आपके मेडिकल एंट्रेंस में आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। ओनली इनके कैरेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसकी कंपैरेटिवली बना लिया ना तो इनको याद करना बहुत 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 ज्यादा सिंपल हो जाएगा। सिर्फ मैंने जिनको क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, वो भी कर लोगे तो आप ये लगा लो कि आप 80% अपना जो कंपटीशन का है वो कवर करते हुए चल रहे हो। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हमारे सबसे पहला फाइलम विच इज नोन एज द पोरीफेरा, जिनको कि हम पोर बियरिंग एनिमल्स के नाम से जानते हैं। पोर बियरिंग दैट मीन्स स्पॉन्ज, सारे एक्वेटिक, कुछ एक मैरीन, बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हम एग्जाम्पल लेंगे स्पॉन्जिला का,
ठीक है। दे लाइक द वार्मर वाटर, और ये लगभग हमें कोल्ड वाटर में कभी भी देखने को नहीं मिलते। तो हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब कहाँ मिलते हैं, चीज क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाओ इनकी बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म का मतलब है इनकी बॉडी कैसी होती है, वो इनके नाम से पता चल रहा है कि इनकी बॉडी पे होते हैं पोर्स, और इनकी बॉडी के जो ये पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये पूरे एक स्पंज का इंटरनल डायग्राम है। और जो ये आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, क्यों, क्योंकि जो खाना रहेगा, पानी, ऑक्सीजन वगैरह जो रहेगी इन्हीं पोर्स के थ्रू इनकी बॉडी में एंटर करती है, और इन पोर्स को हम नाम देते हैं ओस्टियम। तो देखो जो पानी अंदर जाएगा बॉडी में, ये बॉडी की कैविटी है, सील का मतलब कैविटी, तो बॉडी की जो कैविटी उसको बोलते हैं स्पंजोसील। वाटर वगैरह फूड को लेके, ऑक्सीजन को लेके, वाटर कौन से पोर्स के थ्रू निकल रहा है, ओस्टियम, यानी कि इनहेलेंट। इनहेलेंट का मतलब कोई भी चीज जो इनकी बॉडी के अंदर आ रही हो, किसकी वजह से आ रही है, ओस्टियम। अब जो चीज चाहिए वो ठीक है, बाकी की जो बेकार चीजें वो रहेंगी, वो क्या करेंगी, बाहर निकल जाएगा एक्स्ट्रा वाटर। और जो एक्सहेलेंट पोर होता है, यानी कि जो बाहर निकाल देगा एक्सेसिव चीजों को, उसको हम बोलते हैं ओस्क्यूलम। क्लियर। ये कैसे होते हैं बेटा, एसिमेट्रिकल होते हैं। हाँ, कुछ एक ऐसे रहेंगे जहां पर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेंगी। ठीक है। जर्म लेयर्स, जर्म लेयर मतलब कैसे एनिमल्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 2 लेयर ओनली, एक्टोडर्म है और इसके अलावा एंडोडर्म है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हमने क्लासिफिकेशन के टाइम पे कर लिया, सेलुलर होता है। बॉडी वॉल ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, ये डायग्राम क्लियर हो पा रहा है ना। जब हम इस डायग्राम की बात करते हैं बेटा, तो इसकी जो सेल्स होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। किस लिए, देखो जैसे हमारी सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। इनकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, दिस इज नोन एज पिनेकोडर्म, वही डर्मिस से बनी है। क्या बोलते हैं इसको, डर्मल लेयर, या दूसरा हम क्या नाम देते हैं बेटा, पिनेकोडर्म के नाम से जानते हैं। इस पिनेकोडर्म को जब आप ध्यान से देखोगे तो जो पिनेकोडर्म रहती है ये 2 टाइप की सेल से बनी हुई रहती है। पिनेकोडर्म में 2 सेल्स होती हैं, एक तो जो ये स्पिंडल शेप सेल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, और दूसरी वो वाली सेल्स है जो कि पोर के पास है ये। तो देखो जो ये स्पिंडल सी रहती है पिनेकोडर्म में, इन सेल्स को हम नाम देते हैं पिनेटोसाइट। क्या नाम देते हैं, ये फ्लैट होती है पिनेकोसाइट, और जो दूसरी ये वाली जो सेल्स होती है वो होती है ओवल शेप की, विच आर नोन एज द पिनेकोडर्म या पोरोसाइट के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो इनकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर उसका नाम है पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म में यानी कि इनकी एपिडर्मिस में 2 टाइप की सेल, एक तो फ्लैट जिनको कि पिनेकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और दूसरी ये ओवल सेल्स जिनको कि हम बोलते हैं पोरोसाइट। क्लियर। अब हम चलते हैं इनकी दूसरी सेल्स के ऊपर, यानी कि दूसरी लेयर के ऊपर, विच इज नोन एज कोइनोडर्म। यानी कि इस पहली लेयर के बाद में जो ये बीच में आपको सेल्स दिखाई दे रही है ना, ठीक है, ये जो राउंड राउंड है ये, और इस फ्लैट के बीच का जो स्पेस रहता है, जो ये वाली मेम्ब्रेन है, दिस इज नोन एज द कोइनोडर्म। ठीक है, ये इनर वाली लेयर होती है बेटा, और यहाँ पर आपको जो मेन सेल्स दिखाई देती है, दीज आर नोन एज द कोइनोसाइट्स। क्यों, क्योंकि 2 ही तो लेयर है ना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म में तो हमने पढ़ लिया फ्लैट सेल्स है और ओवल सेल है। एंडोडर्म में जो सेल्स होती है, दीज आर नोन एज द कोइनोसाइट। ये देखो जो ये राउंड राउंड है, और उसके बाद जो ये फ्लैजिला टाइप स्ट्रक्चर निकल रही है, तो जो इसके नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेयर रहती है कोइनोडर्म, और इसकी जो सेल्स रहती हैं सबसे मेन, इनको हम क्या नाम देते हैं, कोइनोसाइट्स। क्लियर। अब जब हम बात करेंगे पिनेकोडर्म की और कोइनोडर्म की, पिनेकोडर्म यानी कि जो इसकी बाहर वाली है और जो अंदर वाली है, इन दोनों के पास ही कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। तो देखो सबसे बाहर वाली हो गई पिनेकोडर्म, सबसे अंदर वाली होगी कोइनोडर्म। अब बच गई बीच का स्पेस, और इस बीच वाले स्पेस को हम बोलते हैं मीजोहाइल लेयर। इसकी कोई सेल नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो इन दोनों के बीच में, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में जो ये खाली जगह दिखाई दे रही है पूरी बॉडी में, दिस इज नोन एज द मीजोहाइल लेयर या मीजनकाइम। मीजोहाइल लेयर की जब हम बात करते हैं, ये एक नॉन सेलुलर लेयर है जो कि इन दोनों के बीच में है।
और अगर इस मेम्ब्रेन को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कई सारी चीजें पड़ी रहती है, जिसमें से कि दो मेन है, स्पॉन्जिन फाइबर्स, क्या नाम दिया मैंने, कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स रहती है विच आर नोन एज स्पॉन्जिन फाइबर, और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका नाम है यहाँ पर स्पिक्यूल्स। जैसे हमारी हड्डियां रहती है ना, बोन्स, इनको भी तो कोई ना कोई स्ट्रेंथ देता है, तो इनको जो देती हैं चीजें वो उनका नाम है स्पिक्यूल। जैसे जो ये ट्राई रेडिएट 3 के हैं, जो सिंगल सिंगल पड़े हुए हैं मोनो एक्जोन, यानी कि जैसे ये सिंगल वाले इनको स्पिक्यूल्स बोलते हैं। इनकी शेप अलग अलग होती है तो इनके अलग अलग नाम। ठीक है बेटा। इसके अलावा मीजो हाई लेयर में देखना आपको अमीबा के जैसे, जैसे अमीबा रहता है ना, इसकी शेप की कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं अमीबा के जैसी, और इनको हम बोलते हैं अमीबोसाइट सेल्स। क्लियर। अमीबोसाइट सेल्स रहती हैं, ये अपने आप को कई सारी फॉर्म में मॉडिफाई करती है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर जो बाकी जितनी भी सेल्स का हम नाम पढ़ेंगे ना, वो कुछ और नहीं है, वो सारे की सारी ये अमीबोसाइट सेल्स रहती हैं। डायग्राम समझ गए। अब उन सेल्स का नाम दिखाती हूँ। ये देखो, जो अमीबोसाइट सेल्स रहती है बेटा, वो ही अपने आप को मॉडिफाई करती हैं, और मॉडिफाई करके उनको कई सारे नाम मिलते हैं, जिसमें कि एक नाम आता है आर्कियोसाइट सेल्स। आर्कियोसाइट जो कि एक टाइप की रहती है और अपने आप को दूसरी टाइप के अंदर क्या कर लेती है, कन्वर्ट कर लेती है। आर्कियोसाइट जो सेल्स रहती हैं अनडिफरेंशिएटेड होती हैं और इनकी बॉडी में रहती है टोटिपोटेंट कंप्लीट की। दूसरी कुछ अमीबोसाइट्स रहती है जो कि अपने आप को मॉडिफाई करती है एज ट्रोफोसाइट, और ट्रोफोसाइट की अगर हम बात करें उसका काम रहता है फूड वगैरह प्रोवाइड करना, इसलिए उनको हम नाम देते हैं नर्स सेल। कुछ अपने आप को मॉडिफाई करती है एज ग्लैंड सेल्स, जो कि कुछ स्लिमी सब्सटेंस को रिलीज करती है। कुछ मॉडिफाई हो जाती है और उनको बोलते हैं कोलनसाइट्स, जो कि स्पॉन्जिन फाइबर्स को रिलीज करती है। स्क्लेरोब्लास्ट जो स्पिक्यूल्स को बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने रहते हैं। मायोसाइट्स जर्म सेल्स, क्रोमोसाइट्स यानी कि पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, फैगोसाइट्स, ये जितने भी नाम के ऊपर टिक आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये कुछ नहीं है, जो ये इनकी मीजो हाई लेयर में अमीबोसाइट सेल्स रहती है, यही अपने आप को मॉडिफाई करती है। ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है इनके पास, वो आता है इनका कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम कुछ नहीं, ये दिखाई दे रहा है कि कैनाल कैसे है कि जो वाटर की इनलेट करती है। स्पंजिज की बॉडी में 3 टाइप का कैनाल है। देखो जो बिल्कुल सिंपल रहे, बिल्कुल सिंपल का मतलब इधर देखना, मान लो ये है भाई, सिर्फ एक पोर है, वाटर क्या कर रहा है, डायरेक्ट इनकी बॉडी में एंटर करता है, ये सबसे सिंपल। ये अगर थोड़ा सा घूमने लग जाए ऐसे 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 है वही, लेकिन जो ये पोर्स रहते हैं थोड़े से घूम गए, थोड़े कॉम्प्लेक्स जब बन जाते हैं तो पानी आएगा, लेकिन पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे एंटर करे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। और अगर इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा घूम गई, वाटर घूम रहा है देन उसके बाद बॉडी में एंटर करे, यानी कि पोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे इनकी बॉडी में 3 टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। जो सबसे सिंपल होता है उसको बोलते हैं एस्केनॉइड, सबसे सिंपल है, जो कि ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जिसको कि हम साइकेनॉइड के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि मिलेगा साइकोन में, एग्जाम्पल याद हो जाएगा साथ के साथ। और जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, वही काफी घूम फिर के जब पानी जाए, उसको हम बोलते हैं ल्यूकेनॉइड, जो कि देखने को मिलता है स्पंजिला में। आपके पास यही क्वेश्चन भी आता है, इसलिए लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके आगे। एस्केनॉइड ल्यूकेसोलेनिया में सबसे सिंपल, साइकेनॉइड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो कि मिलता है साइकोन में, और ल्यूकेनॉइड जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज फाउंड इनसाइड द स्पंजिला। क्लियर। अब हम हमारे आगे बात करेंगे इनके कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्या स्केलेटन होता है, क्या इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह होता है। क्लियर।